महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। 1509 में महाराणा सांगा जब मेवाड़ के शासक बने, उस समय मेवाड़ बहुत ही कमज़ोर स्थिति में था। चारों ओर दुश्मनों का बोलबाला था। तो महाराणा सांगा ने राजपूतना के अधिकांश राजपूत शासकों से मित्रता पूर्ण व्यवहार किया, एक दूसरे का सहयोग किया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर मित्रता कायम की। जबकि दिल्ली, मालवा और गुजरात के शासक मेवाड़ के राज्य क्षेत्र को हड़पना चाह रहे थे। महाराणा सांगा ने बहुत ही कूटनीति से कार्य करते हुए सभी शासकों को पराजित किया और हिंदुस्तान में और विशेषकर राजपूताने में अपनी शक्ति और अपना दबदबा का प्रदर्शन किया। जब महाराणा सांगा 1509 में शासक बनते मेवाड़ के, उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी वहाँ शासक बनते हैं। इब्राहिम लोदी साम्राज्यवादी प्रकृति का व्यक्ति था। उसने 1517 में मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। फलस्वरूप खातौली का युद्ध होता है और इस खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी की करारी हार होती है। महाराणा सांगा लोदी को एक निर्णायक हार देता है। सांगा की इसमें विजय होती है। सांगा का पुत्र भोजराज, जो कि मीराबाई का पति था, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। राणा सांगा का भी एक हाथ और एक पैर इस युद्ध में कट जाते हैं। महाराणा सांगा से युद्ध हारने के बाद इब्राहिम लोदी एक बहुत बड़ी सेना मियाँ माखन और मियाँ हुसैन के साथ इनके सेनापतित्व में मेवाड़ पर चढ़ाई के लिए भेजता है 1518 में। 1518 में यह युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध, जिसे धौलपुर का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में भी मियाँ माखन और मियाँ हुसैन राणा सांगा की सेना से पराजित होते हैं, राणा सांगा से हार जाते हैं। इस प्रकार 1517 और 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। उधर मालवा के महमूद खिलची मालवा से राजपूत सरदार मेदिनी राय को भगा दिया। मेदिनी राय मेवाड़ में आकर शरण लेता है महाराणा सांगा के यहाँ। फिर महाराणा सांगा ने मेवाड़ से सेना लेकर मालवा पर आक्रमण करता है और युद्ध होता है गागरोन का युद्ध। यह युद्ध होता है 1518 में। इस युद्ध में महमूद खिलजी को परास्त कर महाराणा सांगा बंदी बना लेता है। महाराणा सांगा गागरोन के युद्ध में विजयी होता है। 1520 में गुजरात और मेवाड़ के मध्य में, राणा सांगा के मध्य में इडर के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है और इस युद्ध में महाराणा सांगा गुजरात को परास्त कर देता है। गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड पराजित होता है, जिसको बंदी बनाने के बाद में 6 माह बाद में सांगा छोड़ देता है। कुंभा का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी फर्स्ट को परास्त किया था। महमूद खिलजी फर्स्ट को परास्त किया था,
जबकि महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को परास्त किया। इस प्रकार महाराणा सांगा एक के बाद एक युद्ध जीतता जा रहा था और राजपूताना के शासकों में एक विशेष पेट जमा ली महाराणा सांगा ने उसके युद्ध कौशल से। उधर दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में युद्ध होता है 1526 में। यह युद्ध कहलाता है पानीपत का युद्ध। इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर परास्त करता है और आगरे पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार मेवाड़ के सांगा के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में बाबर उभर रहा था। बाबर ने मेवाड़ के सांगा पर आरोप लगाया कि सांगा ने पानीपत के युद्ध में सहायता देने का वचन दिया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में, लेकिन सांगा ने सहायता नहीं दी। इसलिए बाबर ने कहा कि वो सांगा पर आक्रमण करेगा। दरअसल बाबर साम्राज्यवादी नीति का था और वो मेवाड़ को हथियाना चाह रहा था। मेवाड़ पर वो आक्रमण का बहाना ढूंढ रहा था। दोनों ही राजा बाबर और सांगा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, इसलिए युद्ध तो अविसंभव था। बाबर ने 16 फरवरी 1527 में बयाना पर आक्रमण कर दिया। बयाना मेवाड़ के राज्य क्षेत्र में आता था। महाराणा सांगा सेना भेजता है और बयाना में युद्ध होता है सांगा और बाबर के मध्य में, और इस युद्ध में बाबर की हार होती है और सांगा विजय होता है। इस विजय के बाद में राजपूत सरदार और सांगा अति उत्साही होते हैं। दूसरी ओर बाबर वापस दिल्ली पहुंचकर सांगा पर आक्रमण करने के लिए फिर से तैयारी में लग जाता है, जबकि सांगा युद्ध की खुशियां मना रहा होता है। उसको पता नहीं कि वापस आक्रमण हो सकता है और युद्ध की उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की। ठीक है, 1 महीने बाद में बाबर ने फिर से आक्रमण कर दिया 17 मार्च 1527 को, और फिर से रणा सांगार और खानवा के युद्ध में बाबर के मध्य आमना सामना होता है और इस युद्ध में सांगा की हार होती है और बाबर इसमें विजय होता है। बाबर इस युद्ध में तोपखाना का प्रयोग करता है और तुलगमा पद्धति से युद्ध करता है, और यही इस युद्ध में सांगा के हार के प्रमुख कारण बताए जाते हैं। इसके अलावा रणा सांगा की तरफ से राजपूताना के सारे राजपूत शासक युद्ध में शामिल हुए थे। उनका सेनापतित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था, वो सब अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए रणा सांगा की सेना असंगठित थी। इस कारण से भी रणा सांगा की हार हुई। एक और प्रमुख कारण था इसमें सयालदी तंवर रायसेन का था, और सयालदी तंवर ने इसमें सांगा को धोखा दिया, सांगा के साथ में विश्वासघात किया और सांगा के युद्ध के बारे में, सेना के बारे में भेद उसने बाबर को। सयालदी तंवर के भेद दिए जाने के कारण से बाबर को पूरी सेना की स्थिति का पता लग गया, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी कमजोरी, हर बात की स्थिति का
बाबर को पता लग गया और उसी कमजोरी का बाबर ने फायदा उठाया। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजपूताना के प्रमुख शासक, जिनका मैं नीचे विवरण दे रहा हूँ, इनको भी ध्यान रखना जरूरी है। ये सब राणा सांगा की ओर से हैं। बाबर के विरुद्ध में लड़ने के लिए खानवा के युद्ध में शामिल हुए थे। दिल्ली से महमूद लोदी था। मेवात से हसन का मेवाती था। चंदेरी से मेदिनी राय ने युद्ध में भाग लिया था। काठियावाड़ से झाला अज्जा ने इस युद्ध में भाग लिया। जब महाराणा सांगा युद्ध में मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होकर गिर जाता है तो महाराणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से उसके सहयोगी राजपूत शासक बाहर निकालते हैं और महाराणा सांगा का राज चिन्ह झाला अज्जा को पहनाया जाता है और झाला अज्जा मेवाड़ का राज चिन्ह पहनकर हाथी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। ऊपरमाल से अशोक परमार ने भाग लिया। से मालदेव, जो कि गंगा के पुत्र थे। बीकानेर से राव कल्याणमल, जो कि राव जेत सिंह के पुत्र थे। आमेर से पृथ्वीराज ने भाग लिया। ईडर से भारमल ने भाग लिया। सोलंबर से रावत रतन सिंह ने भाग लिया। इनके अलावा गोगुंदा से झाला सज्जा ने भी भाग लिया था, जो कि झाला अज्जा में मिलता जुलता नाम है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना जरूरी है कि झाला अज्जा ने राज चिन्ह धारण करके युद्ध में भाग लिया था जब महाराणा सांगा मूर्छित हो गया था। इस युद्ध में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सैलदी तंवर ने गद्दारी की, जो कि राजसेन का था, जिसके कारण से महाराणा सांगा को बहुत नुकसान हुआ। राणा सांगा को इतिहास में हिंदू पथ के नाम से जानते हैं और यह उपाधि मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई। पहले हमने ये देखा कि महाराणा कुंभा को इतिहास में हिंदू सुल्तान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गोहिल वंश, जो अभी ये राणा शाखा के सिसोदिया वंश के रूप में गोहिल वंश से आगे चल रहा है। इस वंश के शासक अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे, क्योंकि बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी और उसके बाद में सभी शासक अपने आप को हिंदुआ सूरज कहने लगे थे। महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है इतिहास में। महाराणा सांगा मूर्छित होने के बाद में उसे बसवा लाया जाता है, बसवा दौसा, जहाँ उसकी प्राथमिक उपचार किया जाता है, जहाँ वो होश में आते हैं। होश में आने के बाद में उसे पता लगा कि वो महाराणा सांगा जो मेवाड़ के शासक है, इतने वीर योद्धा जिन्होंने कई युद्धों में मुस्लिम शासकों को परास्त किया, वो परास्त नहीं हो सकता। और फिर से उसने युद्ध में भाग लेने के लिए वो उद्यत होता है, तैयार होता है। जब उसको पता लगता है कि बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया है, चंदेरी के मेदिनी राय पर, तो बाबर
तो महाराणा सांगा सीधा चंदेरी युद्ध के लिए रवाना होता है और इरिच कालपी मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है और यहाँ कालपी में राजपूत सरदारों ने युद्ध में हार को निश्चित देखते हुए सांगा को वे जहर दे देते हैं और जहर देने से सांगा की मृत्यु हो जाती है यहीं, और सांगा को मांडलगढ़ लाया जाता है। मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ उनकी छतरी बनी हुई है सांगा की। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में सांगा की पत्नी धनबाई जोधपुर की राजकुमारी का पुत्र रतन सिंह सेकंड मेवाड़ का शासक बनता है 1528 में, और 1531 तक यह शासक रहता है। बूंदी के सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह में आपस में कहासुनी हो जाने से अहेरिया उत्सव में जो बूंदी में मनाया जाता था, जिसमें सूरजमल हाड़ा ने रतन सिंह को आमंत्रित किया था, जिसमें ये एक दूसरे को प्रहार करके मार देते हैं और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और 1531 में विक्रमादित्य जो कर्मावती का पुत्र था वह शासक बनता है। वो नाबालिग था, इसलिए कर्मावती उसकी संरक्षक बन जाती है।